Hello, dear student. In geography, we are discussing agriculture topic, and in this chapter, we have discussed so many topics. So today, it is the last topic of this chapter, that is impact of globalization on agriculture. तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के मामले में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है हम उसको समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव या पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है हमारे एग्रीकल्चर पे। सो लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है हम उसको समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वह किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हूँ। तो ये जुड़ाव जो होता है वो कई लेवल पे होता है। जैसे जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में दिख रहा है जो कंट्री आपस में जुड़े हुआ है ट्रेड सिस्टम, व्यापार की गतिविधियाँ। तो ट्रेड एक्टिविटीज़ के माध्यम से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं हमारा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन के लिए इम्पैक्टफुल है। दूसरी चीज़ हम देखें तो कुछ हमारी कल्चरल लेवल पे भी चीज़ें होती हैं जो आपस में जुड़ाव रखते हैं। हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जिसके थ्रू भी हम आपस में जुड़े हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके थ्रू हर एक कंट्री आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ सिस्टम इन विच all the countries are connected with each other on a basis of different contributions such as your trade system, your cultural system, traditional system. So many things are there. Some are based on the social issues are also impact for the globalization system. So अब हम आते हैं कि इसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। सो लेट मी डिस्कस दिस टॉपिक टुडे कि डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. अब एक चीज़ हमको ये जानना जरूरी है कि अगर हम बात करें अपनी कंट्री के बारे में तो हमारी कंट्री में तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। जैसे राइस के मामले में सबसे टॉप पे हैं, कॉटन, रबर, टी, जूट, स्पाइसेस हमारी कंट्री के बहुत फेमस हैं। लेकिन हम आज की डेट में भी वो डेवलप्ड कंट्री से compete नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप कंट्री जैसे हमारे USA हुआ, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे डेवलप में आएंगे। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम compete नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये एग्रीकल्चर में भी ध्यान देती हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लेवल को भी ध्यान में रखती हैं, और इनका जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन है वो हमसे कहीं बेहतर है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बन रहा है क्योंकि वो जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो मॉडर्नाइजेशन पे कर रहे हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हायर है जिनका वो इस्तेमाल वो अपने एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, जबकि हम उस मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी हमारी उतनी बेहतर नहीं है। तो अब इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, एक किसी कंट्री से, डेवलप कंट्री से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड रिलेशनशिप बना सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी क्रॉप्स को उनको देख सकते हैं और उनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। बीच में हम एक दूसरे कंट्रीब्यूशन हुआ, हम कनेक्ट हुए, तो अब हम उनसे क्या ले सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। अब हमारे उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को हम उन तक पहुंचा सकते हैं, रॉ मटेरियल उनको दे सकते हैं। तो इससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में, आप लोगों को एक टॉपिक होगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ेंगे हम उसके बारे में, तो आप एक कंप्लीट डिस्कशन इस बारे में भी चलेगा। तो फिलहाल एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पे हमको बस इतना जानना जरूरी है कि हमारे लिए जो एग्रीकल्चर लेवल पे जो टेक्नोलॉजी से वो हम कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं। सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ट्रेडिशनल फॉलो कर रही हैं, जो ट्रेडिशनल वेज फॉलो कर रही हैं। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं उनको डेवलप कंट्री के साथ एक दूसरे कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी होता है।
So let me discuss the next topic. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. अब ध्यान दीजिए कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि दूसरे कंट्री से तो हम एक चीज़ देखें तो हम अपने सिस्टम को अदर कंट्री से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ताकि कौन सा सिस्टम वहाँ पे अप्लाइड है और कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ अप्लाइड है. तो इसमें सब्सिडी का नाम आपने सुना होगा. तो सब्सिडी के माध्यम से बड़े पैमाने पे हमारी डेवलप कंट्रीज इस मामले में काम कर रही हैं. हमारी कंट्री भी अब इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन को सुधारने की ज़रूरत है, उनकी ट्रस्ट को लेने की ज़रूरत है, उनकी ऊपर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले दूर करने के लिए वर्क किया जाए. बाद में हम और काम करेंगे. तो ग्लोबलाइजेशन यानी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जुड़ने का क्या फ़ायदा हुआ कि हमने अपनी कंडीशन को समझा, वहाँ की कंडीशन को समझा, उनके सिस्टम को हमने देख लिया, हमने अच्छा लगा तो हम अपने सिस्टम में एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो इससे हमको एक बेनिफिट मिला. फिर अगर हम देखें अगली चीज़ है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज बीइंग एरेज दैट it has caused land degradation due to overuse of chemical, drying aquifers and vanishing biodiversity. इसमें देखा जाए तो एग्रीकल्चर के मामले में ग्लोबलाइजेशन का ही एक बड़ा इम्पैक्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, या ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा मोमेंट था, या हम कह सकते कि एक ऐसा इवेंट था जिसके थ्रू बड़े पैमाने पे लैंड डिग्रेडेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी किया है. इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं तो कई नेगेटिव भी हैं. तो हम इन दोनों को समझते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद हुआ क्या कि हमारे एग्रीकल्चर में अचानक ही होता क्या है कि वहाँ पर प्रोडक्शन तो हायर हुआ. जैसे पंजाब एरिया था, वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ. अगर इंडिया की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा जिस क्रॉप को बेनिफिट मिला हुआ था हमारा वीट. तो वीट प्रोडक्शन सबसे हायर हुआ था. इसमें हमारा पंजाब और हरियाणा का जो एरिया था वो सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित हुआ था. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दिया कि हमारा प्रोडक्शन हायर हुआ, लेकिन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ही है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, यानी लैंड की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, डिक्रीमेंट हुआ है. अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज़ होना. हमारे जो इन एंटीसाइड्स हैं उनको भी हम ले रहे हैं, फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सिंपल सा होने कहते केमिकल्स के ओवर यूज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही हैं. जो एक्विफर्स हैं, हमारी जो ये वाटर बॉडीज़ में रहने वाली जो एनिमल्स हैं, जो वहाँ के प्राणी हैं, क्रिएचर्स हैं, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. इसके बाद हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, वेनिशिंग हो रही है, ख़त्म हो रही है. तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव के साथ साथ एक क्या हमको मिल रहा है, ओवर यूज़ की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है. अब इसको दूर कैसे किया जाए? ऑर्गेनिक फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन बी इंक्रेस्ड. ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया सॉल्यूशन? इसका निकला ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम केमिकल्स का प्रयोग न करें, जैसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, एंटीसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों को हम क्या करें, ख़त्म कर दें. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्या करें, इनकरेज करें.
तो ये भी एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये भी एक इम्पैक्ट है कि अब हम केमिकल्स बेस्ड फार्मिंग करने के बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दें. The decreasing size of land holding due to inheritance has led to low productivity of food. तो अब हम देखें, सॉरी ये आपको फर्टिलाइजर होगा, कि अगर हम देखें तो हमारी जो लैंड होल्डिंग की जो साइज है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्रीज हो रही हैं. अब ये क्यों हो रही हैं, अब उसको हम लोग समझते हैं. जैसे कोई फैमिली है जिसके पास एक लैंड मास है और वो कोई सिंगल पर्सन है. अब बाद में चला हुआ क्या कि उसके दो बच्चे हुए, तो अब वो जो लैंड मास है वो तो बढ़ी नहीं, वो वहीं पे वहीं रहेगी, लेकिन अब वो लैंड क्या, वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी. फिर अब ये एक छोटा छोटा स्मॉल पैच बन गया. फिर आगे चलेंगे तो फिर उनके जो आगे इनहेरिटेंस आएंगे, जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी लैंड मासेस क्या हो रही है, बार बार लैंड होल्डिंग की जो साइज है वो बार बार कम होती जा रही है और वो कहीं ना कहीं फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी को कम करती जा रही है. सो दीज आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर इन आवर कंट्रीज. तो ग्लोबलाइजेशन के हमने क्या देखा कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव में देखें तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की इम्प्रूवमेंट की बात करता है. ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की कोशिश करता है. ये कोशिश करता है कि लैंड होल्डिंग की साइज कहीं ना कहीं बढ़ती जाए. लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही हैं. एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं. जो हमारी एक्वीफर्स हैं, यानी जो हमारी सॉइल्स को बेहतर बनाने वाली जो हैं आपके कीड़े मकोड़े, उन पे भी इंसेक्ट को भी डिस्टर्ब कर रही हैं. इसके अलावा हम देखें तो हमारी लैंड साइज को भी ये काफ़ी ज़्यादा कम करते जा रहे हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट impacts of globalization on our agriculture system. So it is the last topic of this chapter. You must revise each and every topic. Thanks to everyone.